जैसा समाज का वातावरण होता है वह जो है वह समाज को दिशा देता है। जब तक हम सुविधा भोगी नहीं थे तब तक हम प्रसन्न रहते थे और हर एक चीज में सक्षम थे। लेकिन हम यहाँ मजदूर हैं। बुढ़िया की गलवा ने क्रीम ला गया मेरे नौकरी की इज्जत के नफाब है। यह कैसा नौकर साहिब है सेना से छिपाई कोई मरे कोई उठाने ला शराब है। ये वो सरकार है। इस सरकार में मजदूरों का किसानों का कोई सुनवाई नहीं है। इनको कैसे मजबूर करें? जैसे अभी आपने कहा 76 साल की उम्र में जयप्रकाश जी ने कहा मैं जवान, तो आज 76 साल की उम्र में हम लोगों को भी जवान बनना पड़ेगा। जैसे में 20,000 न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित लोग जो है पहुंचे और वहाँ के युवा को जाकर समर्थन किया था। आपने इस मांग को पुरजो तरीके से उठाया। आज तो हमारा ये कि हम ये लड़ना नहीं चाहते। देखिए, लड़ने से मतलब मजदूर अपने मशीनों से लड़ता है, खेत में मिट्टी से लड़ता है। मजदूर आपने हाथ में हथियार लगा करके और राजनीति के हथियार से उसका कोई मतलब नहीं। किसान का भी मतलब नहीं, किसान का भी मतलब नहीं। क्योंकि जब अगर वास्तव में राजनीति करने लगे तो राजनीति करने वाले भूख मर जाएंगे, देश भी भूख, न पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा न खाने के लिए अनाज। तो ये कभी राजनीति नहीं करते। लेकिन इनके साथ लगातार राजनीति होती चली आ रही है, होती रहेगी। तो मैं एक प्रस्ताव आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि इस मामले को कमांडर साहब को भी क्या हम लोगों को ये आग्रह करना चाहिए, क्या इसको एक समग्र रूप में देखकर समग्र रूप पूरी सीन में लेकर के इसको और क्या किसानों के साथ जोड़कर इसको देखना चाहिए, या फिर हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि 20-25 हज़ार 30,000 लोग रामलीला मैदान में जा सकते हैं। क्योंकि लड़ना ही हमारे हाथ में है, संघर्ष ही हमारे हाथ में है। देखिए, वैसे तो मैं जाने वाला हूँ 15 दिन बाद मोदी जी के साथ के बड़े बड़े स्मार्ट जो गुजरात से एक ज्ञापन उनको दे दूँगा, अपने मुख्यमंत्री सर को दे दीजिए। ये व्यक्तिगत बात है, ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन इसका किसी चीज़ से मतलब नहीं। अरे जब उनकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी देती है जाकर उसकी तो जगह ये होती है ना, तो हमारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। लेकिन कुल मिला के हम भी कमांडर साहब से बात करना चाहते हैं कि इसको समग्र रूप में देखा जाए और समग्र लड़ाई में शामिल किया जाए। अगर ये सामूहिक लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएगा तो कमांडर साहब मोदी जी से मिलकर उठते हैं, हेमा मालिनी जी भी उठती हैं और डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद राज्य मंत्री के टेबल पर जाते हैं। वहाँ BMS के एक नेता पहले से बैठे हुए हैं। कमांडर साहब द्वारा पूछा कि भाई आपका एजेंडा था नहीं, इसमें एजेंडा तो मिलना नेशनल एजुकेशन कमेटी का था, तो आपको कहाँ से जानकारी? तो असली बात ये थी कि मंत्रालय में पहले से उन लोगों को बुला लिया गया और जो सुनने में आया उन्होंने कहा कि भाई अगर सरकार 3,000 कहे 4,000 कहे तो मानता है। ये तो बात कमांडर साहब से हुई थी मोदी से मिलने के बाद। तो मोदी जी से मिलने के बाद अगर यही बात हुई थी, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री का ये बयान था, तो आप समझ लीजिए कि नियत वही थी। समझ लीजिए कि नियत वही थी। तो आज की स्थिति है कि हम लोग पास सही दिशा में संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है और राजनीतिक परिवर्तन तो देखिए आते रहते हैं जाते रहते हैं। आज मोदी नहीं करते हुए प्रधानमंत्री, आज मोदी जी नहीं दे रहे ठीक है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तो नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नहीं दिया। क्या किया उन्होंने? 10 साल प्रधानमंत्री थे, ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते, तो उन्होंने भी तो नहीं दिया। सांसद को
महीने में 2-2 लाख रुपया मिलता है, 3-3 लाख रुपया मिलता है, 5-5 लाख रुपया मिलता है। और हमारे बुजुर्ग लोगों को ये हाल है, मैं बहुत दुखी हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जितने भी गवर्नमेंट होती हैं, चाहे जितनी पार्टी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का चरित्र एक होता है, वो जो है शोषित लोग शोषित करते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जितने निचले तबके के लोग हैं जो आज भी मानदेय पे काम कर रहे हैं। रसोईया है, आपको पता हो 1500 महीने पे काम कर रही है इस जमाने में भी, जहाँ पे महंगाई इतनी है कि आदमी कैसे जो है 10,000 से कम में कोई परिवार गुजर बसर नहीं कर सकता है। ऐसे हालात में मतलब सामने से लगा है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट पर पैसा नहीं है, वो बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट फालतू चीजों में पैसे खर्च करती है, बिना मतलब की चीजें करती है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो समाज एक एक इंसान से मिल करके भारत देश बनता है, एक एक इंसान देश का जो है भारत है, मैं इसको मानता हूँ। तो आप लोगों का जितना भी शोषण होता है, आप लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट के साथ संघर्ष की मुद्रा में वार्ता होनी चाहिए कि भाई आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। हमारे वोट से वो सरकार बनाते हैं और वोट लेके जाने के बाद इतना खुरापात करते हैं जनता के साथ कि आप मेरे नागरिक नहीं हो, तो आप मेरे ये नहीं हो, तो ये 100 दिन से किसान बैठा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। लगी नहीं रहा है तो हमारी सरकार है, वो लगता है कि अडानी अंबानी की सरकार बनके बैठी हुई है और जनता चिल्ला रही है, रो रही है, गा रही है, सरकारों की मतलब नहीं पड़ रहा है। आज हमारा युवा जो बेरोजगार है वो रोड पे है, किसान रोड पे है, मजदूर रोड पे है, सब लोग रोड पे हैं। उसके बाद भी सरकार को इतना अहंकार कहाँ से आ रहा है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाह रही है। हम इस विमर्श के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने अपने घर में जो युवा बच्चे हैं उनसे आप लोग बात करिए, अपने समस्या को उनको बताइए, बाबू देखो ये भी समस्याएं हैं, भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा न हो, वो इसके बारे में जाने। और आजकल लड़ाई का ट्रेंड बदला हुआ, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से सरकार को परेशान लोग कर रहे हैं, युवा परेशान कर रहे हैं। आप लोग सूचनाएं मिल रही होंगी, तो आप लोग भी अपने माध्यम को बदलिए, अपने लड़ाई को हाईटेक बनाइए, ताकि आप लोग की बात गवर्नमेंट सुने। और अपने वोट की ताकत को तो दिखाना ही पड़ता है कि भाई अगर आप वोट बन के जाएंगे कि मैं आपके नहीं करने से मेरे इतने वोट आपके खिलाफ जा सकते हैं, हो सकता है सरकार को सुने। इन सब बातों के साथ धन्यवाद। समय निकाल करके दिया सभा की तदारक कर रहे सभा के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय चंद्रशेखर पाठक जी और हमारे गोरखपुर संगठन के हो या यहाँ तक पहुँचने और संगठन को मजबूती देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय मिश्रा जी और मंडल अध्यक्ष आदरणीय उमेश गुप्ता जी, जिनके सानिध्य में हम आज बुद्ध भगवान की इस पावन पवित्र स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजन करने का यह अवसर मिला। मैं इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन यहाँ करवाया। यहाँ मंच पर हमारे वरिष्ठ साथी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिसमें राम अवतार गुप्ता जी की भी बात सुना गया, श्री अमरचंद जायसवाल जी की बात भी, और हमारे एक वरिष्ठ साथी खंड प्रसाद जी का भी उद्बोधन सुनने को नसीब हुआ। और उसके साथ साथ श्री सिद्धनाथ बर्नवाल जी, काफ़ी चेहरे परिचित भी हैं और कुछ चेहरे तो नहीं परिचित हैं, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि एक ऐसा ये होम और यज्ञ हो रहा है जिसमें सबको तिल और अक्षत डालने का नसीब हो, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ गोरखपुर के जिलाध्यक्ष होने के नाते। साथियों, बात तो हमारे अखंड जी ने बहुत ही मार्मिक और हमारे जायसवाल जी ने विस्तार से तमाम बातों को, जो भी पीड़ाएं हैं मजदूर वर्ग की, किसान वर्ग की या देश काल की, संपूर्ण विवरण के साथ आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथियों आज मैं थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा अपने विचारों के माध्यम से। या स्थितियाँ क्या हैं वर्तमान में कि साथियों, हम लोग मजदूर वर्ग के एक छोटे से तबके से जो है आते हैं, जितने लोग भी हम लोग यहाँ मौजूद, और
हम लोग को संयोग से मजदूर वर्ग की जो है संगठन चला के राजनीति भी किए, हमारे उसको एक तरह से राजनीति कही जाएगी कि संगठन चलाना तो एक राजनीति कही जाएगी। ये तमाम गोलियों की बौछार और पानी की बौछार और तमाम जो है दीवार कूदना, तो संगठन चलाने का मतलब यहाँ से लेकर लखनऊ तक बड़ी बड़ी यात्राएं चला गया है। संयोग से हमारी तो पैदाइश जिस विभाग में हम रहे, हमारे बड़े साथी तो हमको तो पैदा होते ही रोडवेज विभाग में आए, तो संयोग से 15 दिन आवरण अनशन और उसके बाद जो है 22 दिन जेल काटना पड़ा, तब जाकर 100 साथियों को लेकर नौकरी पाई। ये पहले ही शुरुआत है हमारी भविष्य की। तो अभी एक साथी हमारे जो सीनियर साथी अखंड जी ने, जायसवाल जी ने बताया कि वास्तव में संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस बात को दिमाग में तो पहले ही बैठा लेना चाहिए। हम लोग तो विभाग में आए तो 300 रुपये नौकरी से शुरू किए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उससे पहले के लोग हमारे से पहले की और भी कम तनख्वाह में शुरू किए होंगे, लेकिन तब ये दिमाग में था कि सरकारी सेक्टर में हम लोग जो है काम कर रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेशन हो चाहे जहाँ भी, लेकिन नीति रीति लागू होती थी, वो जो राज्य सरकार की थी वही लागू होती थी वहाँ भी। फिर बाद में लोग सरकारें बदलती गई, लोग आते गए, नियम कानून और सेवा शर्तें बदलती गई। तो एक बात ये जान लीजिए, ये भी एक बात का इशारा आया है कि हम अपने देश में समाज में कितने वर्गों में विभाजित हैं, कैसे बटे रहते हैं। तो यह बहुत समझना बहुत आवश्यक है। अभी आप लोग जानते होंगे व्हाट्सएप के भी माध्यम से और हमारे बड़े साथियों ने भी बताया है, 65 लाख पक्के जो है ये EPS 95 के लोग हैं जो पीड़ित हैं। 65 लाख छोटी मोटी तादाद नहीं है। अभी आपने बताया कुछ तादाद और बढ़ी है, हो सकता है करोड़ों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि रिटायरमेंट डेली हो रहे हैं, मतलब हर महीने हो रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर कोई भर्तियां नहीं हो रही है। डिपार्टमेंट तोड़े जा रहे हैं और डिपार्टमेंट फ्रीज किए जा रहे हैं, मैंने मृतप्राय किए जा रहे हैं। जो 93 विभाग प्रदेश सरकार में थी, अब शायद 35 या ऐसे 40 से आ गए हैं, कन्फर्म याद नहीं, लेकिन ऐसे ही आ गए हैं थोड़ी देर। तो पूंजीपति वर्ग पूंजीवादी युग में और इस वर्तमान सरकार के युग में एक बात तो नोट कर लीजिए कि जो मजदूरों का सेवा शर्त था, जो सेवा नियमावली थी, वो भी सब अमेंडमेंट कर डाला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी 1000 है तो 990 समाप्त किए जा चुके हैं। तो अब आप ये सोचिए, वह काम इस सरकार ने कर डाला है जो असंभव था। 74 में 4 हो गया, जिसको लड़ करके ये जो झंडा हम लोग मजदूरों का लगाते थे, लाल झंडा, इंकलाब का नारा लगाते थे, जो ये काम के घंटे, शिकागो वाली जो राजनीति है, काम के घंटे जो बलिदान था कि 8 घंटे पाया था, अब उसको भी अमेंडमेंट करके ये 12 घंटे 18 घंटे दिए जा रहे हैं। ये मामूली बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। इस बात को समझिए। हम लोग तो नौकरी पार करके आज हम लोग ये रो रहे हैं कि हमको 500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 97 800 मिल रहा है, इस पर रो रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट